इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? हमको सरकार में रहने का ऑप्शन देना, हम क्या करें? और ये 10 कैंडिडेट अभी इधर आपका सामने इंट्रोडक्शन हुआ, वो 10 का 10 पर्सनालिटी चुनाव में आना चाहिए। यही इस समय करने का हम लोग का जिम्मेदारी। साथियों, लेट हो चुका है, कारण अचानक बारिश, इतना जबरदस्त बारिश था और दमदम फैक्ट्री का हमारा इधर का ही यूनियन है, उधर भी तो उन्होंने भी कैडर मीटिंग कैंटीन हॉल में अरेंज किया, तो उनका सामने संबोधित करके फिर हम लोग इधर आ चुका है। आप लोग पेशेंटली हम लोग को सुनने के लिए आप वेट कर रहा है, तो आप सबको नमस्कार, आप सबको लासा। साथियों, 5 साल हो चुका है, अभी होने वाला है सितंबर में कारपोरेट सेशन होने के बाद। हम लोग का डिमांड का खिलाफ में तो 5 मिनिस्टर ने लिखित में राइटिंग में दिया आश्वासन, हम अटेंडेंस प्रैक्टिस को कभी भी कारपोरेट नहीं करेंगे। वो सब तोड़ के सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 टुकड़ा किया। They have broken ordnance factories into 7 pieces. हम लोग सब एक फैमिली था, वो भी आपका इतिहास ऐसा है, यू आर द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ द कंट्री। आपका ही फैक्ट्री का जन्म हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे करके सेलिब्रेट कर रहा है। तो 225-26 ईयर्स हो चुका है इतिहास। उसके बाद धीरे धीरे एक एक फैक्ट्री, आपके 41 फैक्ट्री अभी है हमारा देश में। हम लोग सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एजेंडा है, मोदी सरकार का एजेंडा है, 100 दिन का उनका प्रोग्राम में इसको डाल दिया। कोविड-19 परिस्थिति का एडवांटेज लेके सरकार ने कॉर्पोरेटाइजेशन का डिसीजन अनाउंस किया। हम लोग हड़ताल किया, 5 दिन का हड़ताल किया, 1 दिन 2 दिन नहीं है, 5 days we went on strike। सरकार बुलाया, बातचीत किया, लेकिन सरकार उनका डिसीजन में तो हम कॉर्पोरेटाइजेशन को विड्रॉ नहीं करेगा। तो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का नेशनल एग्जीक्यूटिव का बैठक में हम लोग डिस्कस किया। अभी सरकार का पोजीशन तो क्लियर है, सरकार बोल रहा है हम कॉर्पोरेटाइजेशन विड्रॉ नहीं करेगा। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें 2 चीज है, एक तो कॉर्पोरेटाइजेशन, दूसरा हम लोग का भविष्य। हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज है, तो हम रिटायरमेंट तक तो सरकार में रहना है ना। हम कंपनी में भर्ती के लिए नहीं आया, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस तो हुआ, वो कोई कंपनी में कर्मचारी बनाने का नहीं है, केंद्र सरकार कर्मचारी बनाने का। तो फिर इसका खिलाफ में हम लोग को फाइट करना है, इसको लीगली चैलेंज करना है। तो हम लोग ने निर्णय लिया इस सरकार का डिसीजन का खिलाफ में हमको रिट पिटीशन दाखिल करना है। इस बीच में येट्सा भी आ गया, एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट। अब हड़ताल करेगा तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, हड़ताल करेगा तो 10,000 रुपया फाइन, हड़ताल का फेवर में भाषण बोला तो 20,000 रुपया फाइन, हड़ताल के लिए 10 रुपया डोनेशन देगा उसको भी जेल। ऐसा ड्रैकोनियन जंगली कानून, काला कानून सरकार ने पास किया पार्लियामेंट में। उसको भी दिल्ली हाईकोर्ट में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने चैलेंज किया कि संविधान का खिलाफ में है। बाबा साहेब का नेतृत्व में तो संविधान बनाया देश में, उसमें तो राइट टू प्रोटेस्ट हमारा अधिकार। अब हड़ताल की राइट टू प्रोटेस्ट का एक पार्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविजन है हड़ताल में जाने का, हमारा तो रिकॉग्निशन रूल में प्रोविजन है हड़ताल में जाने का। ILO का नॉर्म्स का खिलाफ में है, ILO का स्टैंडर्ड्स है,
उसके खिलाफ में है। ये सब हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में फाइट किया, तो सरकार के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने एड्सा को विड्रॉ किया। उसके लिए कितना लड़ाई, कितना संघर्ष, फेडरेशन का कितना पैसा बर्बाद। तो चेन्नई हाई कोर्ट में गया, बहुत बड़ा सीनियर लॉयर है, उनसे हम लोग का डिस्कशन हुआ। अब और हमारा प्रेसिडेंट दोनों गया, एक दो घंटा उनसे डिस्कस किया। उनका ओपिनियन था, देखिए कॉर्पोरेटाइजेशन सरकार का पॉलिसी डिसीजन, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर, कोर्ट को इंटरफियर नहीं कर सकते। तो आप कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में जीतने का चांस बहुत कम है। हमने बोला ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हमको भी समझ में आ रहा है, लेकिन सिचुएशन को कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। कॉर्पोरेटाइजेशन का उद्देश्य क्या है? प्राइवेटाइज करो। अब ये सरकार ने उनका पॉलिसी डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक सरकार धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इसको चैलेंज तो करना पड़ेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा वो अलग, लेकिन उसको चैलेंज तो करना पड़ेगा। दूसरा, 5 मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, 5 बड़ा बड़ा सीनियर मिनिस्टर है, एक डॉक्टर फर्नांडिस है, प्रणब बाबू तो राष्ट्रपति तक पहुंच गए, प्रणब मुखर्जी साहब, जसवंत सिंह, AK आडवाणी और मनोहर पर्रिकर, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 5 मिनिस्टर एक रेकग्नाइज फेडरेशन के साथ बैठ के बातचीत करके कुछ सेटलमेंट हुआ, उसका कोई वैल्यू नहीं है इस देश में। नंबर 2, नंबर 3, हमारा सर्विस कंडीशन कैसे बदल हो सकता है? हमारा तो कॉल लेटर आया, अप्रेंटिस से तो कॉल लेटर आया, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नहीं था 2011 तक, उसका बाद वो एडवर्टाइजमेंट आ गया। NGOs का कोई नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में किधर भी कंडीशन लिखा है हम आपको कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट। हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू किया, उसमें तो अलग अलग कंडीशंस है, उस कंडीशन में किधर भी है हम आपको कंपनी का कर्मचारी बनेगा, नहीं ना। पर हमको कैसे कि लोग कंपनी का कर्मचारी बनेगा? हमारा सर्विस कंडीशन बदल करने का इनको क्या अधिकार है? तो वकील ने बोला यस, वो तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें हम फाइट कर सकता है, लेकिन ठीक है आप लोग बोल रहा है कॉर्पोरेशन के खिलाफ में भी हम लोग फाइट करेंगे। तो फाइट तो किया, लेकिन सरकार का पोजीशन वही था, आज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमको जनता ने मैंडेट दिया तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, उस जमाने में तो 5 मिनिस्टर ने राइटिंग में दिया, वो उस समय का सरकार का पॉलिसी है, लेकिन अभी सरकार का पॉलिसी बदल हो गया। वो सब उनका आर्ग्यूमेंट था, हम लोग भी उसको काउंटर ऑर्डर किया, हमारा वकील ने बहुत आर्ग्यूमेंट रखा, और हमारा वकील ने ये बोला ठीक है ये आपका पॉलिसी डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब बोल रहा है, लेकिन हमारा सर्विस बदल करने का कौन सा पॉलिसी डिसीजन होगा? अब क्या नहीं, जज के सामने 10-15 अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाया, अलग अलग फैक्ट्री का, HCF का, OCF का, इंजिन फैक्ट्री का, देखिए सब वाला अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम पर जनरल मैनेजर ने हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर साइन किया, ये कंडीशन में हम आपको नौकरी दे रहा हूं, आप अग्री करना है तो नौकरी में आप, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑर्डर, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में देयर इज नो प्रोविजन, तो जज ने उनको पकड़ लिया, जज ने वकील को पूछा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार का तरफ से आया, इसका क्या जवाब है? आप उनका सर्विस कंडीशन
आप कैसे बदल कर सकते? हाउ कैन यू चेंज देयर सर्विस कंडीशन? उनको जबरदस्ती आप कंपनी का कर्मचारी कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उनका पास जवाब नहीं था, और उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। हम सरकार से कंसल्ट करके हम एफिडेविट दाखिल करेंगे कोर्ट में। तो भी बोला ठीक है, अब सरकार से कंसल्ट करके एफिडेविट दाखिल करो। कॉमरेड्स, हम आपको सामने बोलना चाहता हूँ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का तो रिट पिटीशन है। उस रिट पिटीशन में सरकार ने कितना आश्वासन दिया, उस आश्वासन को कोर्ट ने अग्री करके उनका जजमेंट में भी रिकॉर्ड किया। उसी का कारण आप रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी में रहेगा। यह ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का बहुत बड़ा अचीवमेंट। नहीं तो क्या होता था? बहुत लोग पूछता है, सर एफआर में हमको सरप्लस डिक्लेयर करेगा, पेंशन रूल 37 ये में वही बोल रहा है, कंपनी में नहीं जाएगा तो सरप्लस में जाएगा, ये कैसे होगा? यस, वही तो नियम है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का कोर्ट केस नहीं होता था तो सरप्लस डिक्लेयर में हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। दैट इज द रूल, दैट इज द रूल कवरेज। कंपनी में जाओ, नहीं तो सरप्लस सेल में जाओ, दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप सीसीएस पेंशन रूल 37 सब देखो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिमेनिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेम डिपार्टमेंट टिल रिटायरमेंट, देयर इज नो प्रोविजन। वो प्रोविजन केवल प्रसार भारती के लिए किया। समय का सरकार अलग था, वो मनमोहन सिंह का यूपीए सरकार था, उसको वहां पर भी एमपी का सपोर्ट में चल रहा था वो सरकार। तो उनका ऊपर दबाव डाल के ऐसा एक नोटिफिकेशन आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसार भारती बना उनके लिए। लेकिन कानून में ऐसा 37 में कोई प्रोविजन नहीं है। तो बहुत लोग हमको भी पूछता था, ऑफिसर लोग को भी पूछता था दिल्ली में, अलग अलग लेवल का ऑफिसर्स, ये कैसे होगा? आपको तो सरप्लस ही डिक्लेयर करेगा। आप कंपनी में जाओ, ठीक है, लेकिन आप कंपनी में नहीं रहेगा, आपको रिटायरमेंट को उधर रखने का प्रोविजन किधर? कोई कानून में नहीं है। और यह सरकार ऐसा कैसे करेगा? नहीं करेगा, तो आपका सरप्लस ही डिक्लेयर करेगा। लेकिन साथियों, इस कोर्ट केस की वजह से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी के लिए बाइबल है, भगवत गीता है, कुरान। ये तो एआईटीएफ का कोर्ट केस में सरकार ने एक पैराग्राफ, ये अभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अभी हमारा तो मीटिंग हुआ, ऑफिस बेरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, जेसीएम मेंबर, आईआर मैकेनिज्म, एचआरसीसी, उन सबका एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ 12 जुलाई को, संडे का दिन 10 बजे से 2 बजे तक। उस मीटिंग में निर्णय हुआ, हम लोग प्रचार करना है वर्कर का सामने, एआईटीएफ का कोर्ट केस में सरकार ने यह आश्वासन दिया, वो आश्वासन दिया, लेकिन वो कागज हमारा पास नहीं। तो वो काउंटर एफिडेविट आप सर्कुलेट करो। अभी हमने इसको 13 जुलाई को सर्कुलेट किया, व्हाट्सएप में है, सभी जगह में है, सोशल मीडिया में, सब में ये है। इसको आप लोग भी एक प्रिंट आउट निकाल के रखना जरूरी है। क्यों? हम केवल 2 पन्ना आपके लिए पढ़ के बताना चाहता हूं। ये सरकार का एफिडेविट है, हमारा नहीं है। सरकार एआईटीएफ का केस में तो दाखिल किया, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। Till such time, the employees remain on deemed deputation to the new entities, मतलब new DPSC. They shall continue to be subject to all rules and regulations as are applicable to the central government servants. Their pay scale, allowances, leave, medical facility, career progression, and all other service conditions
will also continue to be governed by external rules, regulations and orders as are applicable to the central government service. ये उनका आश्वासन है। आप जब तक डीम्ड डेपुटेशन में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का क्या क्या रूल है, रेगुलेशंस है, सर्विस कंडीशन है, सुविधा है, वो सब आपको लागू होगा। उनका आश्वासन है। उसका बाद लागू होगा करके आपको दूसरा केंद्र भी उठा के भेजेगा तो क्या करेगा? तो वो भी हम लोग फाइट करने के बाद पैरा नंबर 55 में यही सरकार का दूसरा आश्वासन है। इट इज ऑलरेडी reiterated that employees will continue to be central government employees on deemed deputation in the new corporations unless they themselves ought to get permanently absorbed in these new corporations. आपको क्या चाहिए? इसका अलावा आपको क्या चाहिए? इसमें क्या वर्डिंग्स है वही इकोएल का ऑर्डर भी पढ़िए। 15/6/2026 में हम लोग 11 तारीख की नेशनल काउंसिल में लड़ाई करने के बाद 15 तारीख को उन्होंने ऑर्डर इश्यू किया, नोटिफिकेशन इश्यू किया, यही लैंग्वेज उसमें भी। तो उसका मतलब क्या है? आपको सरकार का सभी सुविधा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं आया, आसान से नहीं आया। रेड्डी ने बताया 2 साल, इस जजमेंट का बाद 2 साल सरकार लागू नहीं की। जजमेंट तो है, सरकार का काउंटर अफिडेविट तो है मद्रास हाई कोर्ट में, जज ने एग्री किया, उसको रिकॉर्ड किया, उसका खिलाफ में सरकार ने कोई अपील भी नहीं किया। अपील नहीं कर सकता अगर सरकार का पूरा आश्वासन है। हाउ कैन दे गो अगेंस्ट देयर ओन कमिटमेंट, देयर ओन एश्योरेंस? तो इसलिए 11 तारीख को मई महीने में तो कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में 49 नेशनल काउंसिल जेसीएम हुआ। उस मीटिंग में हम लोगों ने रेस किया, हम लोग ने यही रेस किया, भाई साहब ये तो आपका आश्वासन, दिस इज योर रिटर्न एश्योरेंस बिफोर मद्रास हाई कोर्ट। आपका एश्योरेंस को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन 2 साल हो गया, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द जजमेंट। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? आपका ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस फाइल करने का अलावा देयर इज नो ऑप्शन बिफोर अस इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट। तो सबने बोला, सेक्रेटरी की सभी अधिकारी लोग था, कैबिनेट सेक्रेटरी ने बोला ठीक है, आप इस इश्यू में ज्यादा डिस्कस करते हैं, आप इसको स्किप करिए, अगला एजेंडा में जाओ। इसके बारे में हम एक अच्छा अनाउंसमेंट मीटिंग का समाप्त में आपको बोलेंगे, इसीलिए आप इस पर ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत है। हम लोग भी बोला ठीक है, हम ज्यादा क्यों डिस्कस करेंगे, आप 1 सेकंड में बोलो, आपका डिमांड का अग्री कर रहा, कोर्ट का जजमेंट हम इम्प्लीमेंट करेगा, मुझे क्या प्रॉब्लम, हम लोग क्यों टाइम देंगे। लेकिन अंतिम में बाकी सब एजेंडा हम लोग नाइट ड्यूटी अलाउंस सभी कॉर्पोरेट रेडी ने बताया, नाइट ड्यूटी अलाउंस का भी आर्डर हो गया, रेगुलर का बराबर आपको भी बैक डेट से अरियर्स मिलेगा 2022 से 4/7/2022 से सबको अरियर्स मिलेगा। तो वो सब डिस्कशन का बाद फाइनली कैबिनेट सेक्रेटरी ने अनाउंस किया, आप लोग का सरकार ने तो अश्योरेंस दिया कोर्ट में, और आप लोग का डिमांड था उसका एक नोटिफिकेशन इश्यू करो करके, हम आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हमारा नेतृत्व में, मतलब उनका नेतृत्व में, कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का कमेटी बनाया। उस कमेटी में हम लोग आपको रिटायरमेंट तक सरकार में रहने का सिफारिश करेंगे। मिनट में ये सब है, कौन रेस किया वो भी है, बाकी लोग भी मीटिंग में था, ITWP था, DPMS था, सभी लोग। लेकिन इस डिमांड का ऊपर कौन बात किया, आप मिनट्स पढ़ो, मिनट्स विल स्पीक, हम स्पीक नहीं करना, मिनट्स विल स्पीक।
ठीक है, हम लोग सब यूनाइटेड फोरम ऑफ एम्प्लॉइज बनाया, IOFS एसोसिएशन भी उसमें शामिल था, अब्सॉर्प्शन मीटिंग हम लोग ने वर्कआउट किया, एक यूनिटी, एक बहुत बड़ा यूनिटी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हम लोग बनाया। वो भी एक कारण है, हम उसको मना नहीं कर रहा, दैट यूनिटी आल्सो इज वन ऑफ द मेजर रीजन। लेकिन उस यूनिटी का पीछे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रयास, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का एजिटेशन, उनका आंदोलन, उनका लीगल बैटल, उसका वजह से आज 62,000 कर्मचारी और उनका फैमिली सुरक्षित है। सुरक्षित मीटिंग का बाद, मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी डिक्लेयर करने के बाद हम सभी लोग उस मीटिंग का नीचे जा रहा था ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। वो तमिलनाडु का था, तमिलनाडु में फाइनेंस सेक्रेटरी था, तो हमने उसमें तमिल में ही पूछा। हमने बोला साहब आपने अनाउंस किया, बहुत खुश है हम लोग, लेकिन आपका ऊपर हम लोग विश्वास रख सकता है, कैन वी बिलीव यू फॉर योर अनाउंसमेंट? उन्होंने हमको तमिल में जवाब दिया, भाई आर यू डाउटिंग, अब क्यों डाउट कर रहा है? बोले तो अनुभव है, 45 साल हो गया ट्रेड यूनियन में काम करने के बाद, कितना ब्यूरोक्रेट से डील किया, मीटिंग में कुछ बोलता है, बात में कुछ करता कुछ नहीं, मीटिंग में क्या आश्वासन दिया उसका उल्टा में ऑर्डर आता है, फिर हम लोग को 10 साल फाइट करना है। इसीलिए उस अनुभव का वजह से, बिटर एक्सपीरियंस का वजह से आपको हम पूछ रहा हूं वेदर वी कैन बिलीव यू। उन्होंने बोला नहीं, यू कैन बिलीव। हमने इतना बड़ा फोरम में, एक ओपन हाउस में आश्वासन देने के बाद हम क्या वापस जा सकता है? हम ऐसा एक आश्वासन आपको दे रहा है तो जिसमें सभी लोग पार्टी है ना, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब लोग को बिना कैंसिल करके हम ऐसा कोई डिसीजन अनाउंस करेगा तो ठीक है सर, बढ़िया, आप ऑर्डर इश्यू करेगा तो हम लोग भी हैप्पी है। हम भी एक्सपेक्ट नहीं किया, सच बोल रहा हूँ, इतना जल्दी, कारण हमारा तो ड्यूटी डेपुटेशन सितंबर तक है, तो कब आएगा 1-2 महीने 3 महीने के बाद, ऐसा ही सोच था अनुभव का वजह से। लेकिन उन्होंने कितना आश्वासन दिया, तुरंत 2 दिन का बाद 11 तारीख का हम लोग का मीटिंग हुआ, 13 तारीख की और सेक्रेटरीज का बैठक हुआ, उसमें उन लोगों ने रेकमेंड किया कैबिनेट को, मतलब ईगोन को, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, इन लोग का रिटायरमेंट तक उन लोग ऑप्शन देगा तो रिटायरमेंट तक उसी कंपनी में इन लोग रहेंगे। ठीक है, 6-7 मिनिस्टर का भी दस्तखत चाहिए ना उसमें, राजनाथ सिंह चेयरमैन है, अमित शाह है, निर्मला सीतारामन है, आपका DOPD का मिनिस्टर, पेंशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी है, लॉ मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर है, ये सभी लोग हैं उसमें। इतना लोग का पास जाके दस्तखत करके ये फाइल सरकार में कैसे आएगा आप सबको मालूम है। लेकिन उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी इन्वॉल्व होने की वजह से 1 महीने में 11 तारीख को मीटिंग हुआ, मई महीने 15 जून को आपका नोटिफिकेशन आ चुका, वो भी हमको कैसे एक्सपेक्ट किया ऐसा ही है। एक सवाल आपको पूछ सकता है, अभी कॉमरेड ने बताया हम क्यों ऑप्शन देंगे, लेकिन वो तो रूल है ना, कॉमरेड रूल है, आपका साथ कोई सेटलमेंट नहीं है, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में सरकार ने बोला हम उनसे ऑप्शन पूछेंगे, उनका इच्छा है तो सरकार में रहने दो, उनका इच्छा नहीं तो कंपनी में जाओ। कोर्ट में वही बोला ना, आप भी क्या बोल रहा सरकार को, कोर्ट में तुमने आश्वासन दिया लागू करो, तो कोर्ट का आश्वासन क्या है? वी विल आस्क ऑप्शन, हम उनसे ऑप्शन पूछेंगे, वो सरकार में रहने का ऑप्शन देगा, सरकार में रहेगा, तो कंपनी में जाने का ऑप्शन देगा, कंपनी में जाएगा। इसलिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, FRP वही बोलता है, इसलिए हम लोग को कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। वी हैव टू गिव ऑप्शन, ऑप्शन नहीं देगा तो फिर कंपनी का कर्मचारी बनेगा, वो भी रूल 37 का प्रोविजन। तो इसीलिए फेडरेशन 7 जगह में बार बार सर्कुलर का नाते, हमारा यूनियन कैडर मीटिंग के नाते, एक मीटिंग के नाते एक बोल रहा है, everybody has to give option to continue and remain in government service। ये पोर्शन हो गया, अभी आप लोग दे रहा है ऑप्शन, बहुत अच्छा है। 99% अभी तक कितना कवर हमारा पास है,
हमको कवर मिला 6,600 लोग आज 3 बजे तक का ऑप्शन है। उसमें 135 लोग 116 लोग ऐसा कुछ है, वो लोग कंपनी में जाने का ऑप्शन है, वो कवर आ रहा है। अटेंटिव फिगर नहीं है लेकिन बोर्ड का तरफ से ही इस कवर मिला। तो 99% तो सरकार में ही रहेगा ना, कंपनी में क्यों जाएगा। ऐसा कोई गलत काम किया तो वो गलत है, हम तो किधर भी बैठ के बोल सकता है ये गलत है, क्यों गलत है बता। सबसे पहले क्या है, हम सरकार के नौकरी में क्यों आए, भाई वी हैव कम टू द गवर्नमेंट। अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, अच्छा सैलरी मिल रहा था टाटा कंपनी में। इन 1978 आई वाज अ सुपरवाइजर इन टाटा कंपनी इन चेन्नई। हमारा तनख्वाह उस जमाने में 700 रुपीज था, 700 रुपया। हम वो नौकरी छोड़ के 210 रुपया का नौकरी में आया ऐसे सेमी स्किल्ड वर्कर। कितना फर्क है, 500 रुपया का फर्क है। क्यों आया? उस जनरल मैनेजर ने हमको पूछा, टाटा का नेफ्यू ये टोस्कानो उसका नाम, उन्होंने हमको पूछा 700 रुपीज तुमको सैलरी मिल रहा है, तुमको अच्छा भविष्य इधर, तुम ये सब छोड़ के ऐसे वर्कर तुम उधर जा रहा है, ये गलत है, रीथिंक करो। लेकिन हमने उनको 2 ही सवाल बोला, साहब एक तो जॉब परमानेंसी को आप हमको गारंटी दे सकता है, कल आपका कंपनी बंद होगा, हमारा नौकरी बंद, कल आपका सुबह उठते बोलेगा श्री कुमार का चेहरा ठीक नहीं है उसको निकालो, आप हमको निकालेगा। तो उधर हमको जॉब परमानेंसी है, रिटायरमेंट तक हम ठीक है, कुछ ना कुछ हमको तो सुरक्षित है। दूसरा उधर हमको पेंशन है, इधर हमको पेंशन नहीं है। उस समय हमारा उम्र कितना था, आई वाज ओनली 23 इयर्स ओल्ड। उस 23 ईयर उम्र में हमने बोला हमको जॉब परमानेंसी चाहिए, हमको पेंशन चाहिए। आज हमको दोनों हो गया, हम परमानेंट था, रिटायर हो गया, हमें पेंशन मिल रहा है। लेकिन उस जॉब परमानेंसी कोई पब्लिक सेक्टर में है नहीं है, आज का परिस्थिति में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कंपनी बंद हो, सुबह उठ के सरकार सोच रहा है नहीं इस कंपनी को हम बंद करें। आसान से बंद नहीं कर सकता, वो अलग चीज है, वो तो फेडरेशन है लड़ाई करने का, वो अलग है। हाइपोथेटिकल, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहा हूँ, कारण बहुत लोग प्रचार कर रहा है ना, इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए बोल रहा हूँ। भाई तो एक कंपनी बंद हो गया, आप डीम्ड डेपुटेशन में है तो आपको अल्टरनेटिव नौकरी उसी बेसिक पे में, उसी पे स्केल में मिलेगा। हाँ, दूसरा कोई डिपार्टमेंट में मिलेगा, लेकिन आपका नौकरी सुरक्षित है। सपोज इफ यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ पब्लिक सेक्टर, आप कंपनी में अफसर हो गया, देयर इज नो प्रोविजन एज ऑन नाउ। आज का दिन कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी बंद हो गया, उधर का कर्मचारी को अल्टरनेटिव नौकरी रीडिप्लॉयमेंट करने का कोई प्रोविजन नहीं। वो प्रोविजन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। नंबर 3, 10 साल में एक दफा हमारा तनख्वाह परिवर्तन हो जाए। अभी तक का अनुभव है, पब्लिक सेक्टर में ऐसा कोई गारंटी है। हमारा इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन सबसे पहले इस हिंदुस्तान में बनाया BSNL 2017 का बाद, 2007 का बाद उनका तनख्वाह में 1 पैसा परिवर्तन नहीं हुआ। आपका बगल में कोई रहेगा, आपका रिलेटिव्स रहेगा, आपका फ्रेंड्स रहेगा, उनसे पूछ। 1 अक्टूबर 2020 में हम 2021 1 अक्टूबर में कॉर्पोरेट केस हुआ। उन लोग 1 अक्टूबर 2000 में कॉर्पोरेट केस हुआ। सभी लोग चले गया कंपनी ऑफिसर छोड़ के, वो उषा था। ऐसे हमारा IOFS था, उनका IT कैसे इंडियन टेलीकॉम सर्विस, एक ऑफिसर भी नौकरी छोड़ के कंपनी में नहीं गया, उनको मालूम है, वो लोग उधर ही रहे, सरकार में ही रहे। लेकिन हमारे बाकी कर्मचारी सब चले गए। ठीक है, उसको हम गलती नहीं बोल रहा हूँ। उस समय उन लोगों ने सोचा हम BSNL अकेला है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारा 5 साल में एक दो बार तनख्वाह बदल होगा, प्रॉफिट कमाएगा, उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन तब BSNL बनाया, इमीडिएटली एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया,
जियो सबको लाइसेंस दे दिया। अभी BSNL का हालत क्या है? सरकार सपोर्ट नहीं कर रहा है, 5G स्पेक्ट्रम उनको नहीं दिया। 80,000 कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसका नाम दिया है लेकिन वो कंपल्सरी रिटायरमेंट, घर चले गए। अभी तक उनका टर्मिनल बेनिफिट्स तक बहुत लोगों को नहीं मिला। इसलिए बोल रहा हूं 2007 का बाद उनका तनख्वाह में 1 पैसा परिवर्तन नहीं हुआ। दे आर फाइटिंग, वो लोग हड़ताल में गया। सरकार बोला हमारा कंपनी लॉस में चल रहा है, कंपनी तब प्रॉफिट कमाएगा तब आपका तनख्वाह बदल होगा। BSNL का वही हालत है, तो हमारा फिर क्या है? वो ठीक है, वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको 10 करोड़ का ऊपर कस्टमर है। हम लोग सबका पास BSNL का सिम कार्ड है, फिर भी वो लास्ट में चल रहा है। तो 2007 का बाद उनका तनख्वाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अभी उनका पेंशनर एसोसिएशन, आपका भी घर में रहेगा कोई रिलेटिव, ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स फेडरेशन, उन लोगों ने सरकार से डिमांड रखा, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, CCS पेंशन ग्रुप का अनुसार हमने पेंशन हमको मिल रहा है, तो हमारा पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर का बराबर क्यों बदल नहीं हो? 2007 के बाद हमारा पेंशन बदल नहीं हुआ, केवल हमको DA मिल रहा है, उसका अलावा कुछ नहीं। उन लोगों ने बहुत पैसा ऐसा कलेक्ट करके प्रिंसिपल बेंच कैट में केस कर दिया। 2 साल उस केस गया, एम्प्लॉय का पेंशनर का फेवर में जजमेंट आया। कैट ने बोला तो ठीक बोल रहा है, रूल 37 में क्या लिखा है, इधर का नौकरी छोड़ के उधर जाने के बाद भी इधर से पेंशन रिजिग्नेशन करके नहीं लिया तो उधर का सर्विस इधर का सर्विस दोनों ज्वाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पेंशन देगा। तो उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है उनका पेंशन रिवाइज करने का। हम भी सोचा ऐसे ट्रेड यूनियन लीडर, थोड़ा बहुत उनके लाभ, हम तो वकील नहीं है लेकिन पढ़ता है क्या क्या कोर्ट में क्या क्या केस चल रहा है, हमको भी थोड़ा हैप्पीनेस हो गया, ठीक है बहुत बड़ा अच्छा जजमेंट है। लेकिन सरकार उसके खिलाफ हाईकोर्ट में है, दिल्ली हाईकोर्ट। अभी 1 हफ्ते का पहले उसका जजमेंट आया, हमने फेडरेशन का सर्कुलर पे उसको एक्सट्रैक्ट रखा। दुर्भाग्य है दिल्ली हाईकोर्ट में हाईकोर्ट वो प्रिंसिपल बेंच कैट का जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन आपको मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यू आर नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप उसको छोड़ के कंपनी में ज्वाइन कर दिए, योर स्टेटस इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो तो 1 अक्टूबर 2000 से खत्म हो गया, यू आर ए BSNL एम्प्लॉय। सरकार आपने एक सुविधा दिया उस समय, ठीक है आप उधर जाएगा तो भी उधर का सर्विस इधर का सर्विस काउंट करके हम आपको पेंशन देगा करके एक सुविधा दिया, लेकिन उस सुविधा में किधर भी लिखा है आपका पेंशन भी बदल होगा करके नहीं लिखा है। आपको पेंशन मिल रहा नहीं मिल रहा, आप मिल रहा साहब, पेंशन का ऊपर DA मिल रहा नहीं मिल रहा साहब, उतना ही मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर का बराबर आप नहीं आएगा, यू आर रिजाइन, आपने टर्मिनेट कर दिया आपका रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसिलिटी आप कुछ नहीं मांग सकता, कंपनी में क्या मिलेगा वही मिलेगा। और ये भी बोला कोच बाबा उधर तो काम कर रहा है वर्कर, उनका तनख्वाह बदल नहीं हुआ, अब बिना काम पेंशन रह रहा है, काम करने वाला कर्मचारी को तनख्वाह बदल नहीं हुआ, आपका पेंशन कैसे बदल होगा? तो उसमें सरकार ने बोला सब कंपनी लास्ट में जा रहा है इसलिए हमने फिर रिविजन नहीं किया। हाई कोर्ट ने उसको एग्री किया, जब उनका पास पैसा आएगा तब एम्प्लॉय का तनख्वाह बदल होगा, एम्प्लॉय का तनख्वाह बदल होगा तो आपका पेंशन भी बदल होगा। अभी क्या करेगा बताइए, प्लीज टेल व्हाई शुड आई टेक दैट रिस्क?
हम 15 साल काम करके ओल्ड पेंशन बात में बोल रहा हूँ, एनपीएस के बाद में हम बाद में आएंगे। ओल्ड पेंशन कितना लोग को मिल रहा है, उनका भविष्य कंपनी का हाथ में हो। अभी बीएसएनएल का पास पैसा नहीं है, 2007 के बाद उसका तनख्वाह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब 20 साल हो गया ना, 20 years there is no revision। तो हमारा वर्कलोड क्या होगा? हमारा वर्कलोड का कोई गारंटी है कि सरकार हमको कंटिन्यूअस लोड देगा? कोई गारंटी है? प्राइवेट कंपनी को इतना लाइसेंस दे रहा है डिफेंस का माल तैयार करने का, हमारा भविष्य क्या होगा? तो इसीलिए ये गलत काम नहीं करना। फिर एनपीएस कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी को कवरेज सरकार में रहेगा तो पुराना पेंशन का अधिकार के लिए फाइट करने का आपको अधिकार, बिकॉज ओल्ड पेंशन, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, सीसीएस पेंशन रूल 1972 इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कोई पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को नहीं। तो आप उधर चले गया, ठीक है, उधर एनपीएस रहेगा करके कैबिनेट डिसीजन में है, ईगोएम का डिसीजन में है, वो सब है, लेकिन ओल्ड पेंशन आपको चाहिए करके यू कैन नॉट डिमांड। ये सदर केस में वही बोला ना, यूर कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज टर्मिनेटेड, यू आर नो मोर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू कैन नॉट कंपेयर। तो वही बोलेगा ना, वो बोलेगा तो वो ठीक है, वही तो नियम है, कानून है। अब इधर रहेगा, कितना इंप्रूवमेंट हम लोग ने एनपीएस में किया। एनपीएस जब लागू हुआ उस समय क्या ग्रेजुएटी का प्रोविजन था? नहीं था। हम लोग ने फाइट करके ग्रेजुएटी मिलाई। एम्प्लॉय मर गया, हमारा रेड्डी साहब का फैक्ट्री में ही एक नौजवान सबसे पहले उसी का ही डेथ हुआ एक्सीडेंट में, उसका फैमिली को कुछ नहीं। फेडरेशन ने टेकअप किया, बहुत लड़ाई किया नेशनल काउंसिल में, उसके बाद ही उन्होंने प्रोविजनल पेंशन, उस लड़का का फैमिली को ही फर्स्ट मिला देश में, ही वाज द फर्स्ट विक्टिम आफ्टर एनपीएस, उन्हीं को ही मिला, वो भी प्रोविजनल, कारण एनपीएस में कोई फैमिली पेंशन का सुविधा नहीं, इसीलिए प्रोविजनल फैमिली पेंशन दिया। फिर हम लोगों ने फाइट करके 5-6 साल के बाद परमानेंट कर दिया उसको। while in service if any NPS employee die, his family will be governed under the CCS pension rule, उसका फैमिली पेंशन का सुविधा हो गया। उसका बाद 22/12/2003 का पहले कितना भी नोटिफिकेशन आया, कितना भी कार्ड लेटर आया, उन सबको पुराना पेंशन में आती। अभी हम लोगों ने फाइट किया उसी देशीय मीटिंग में, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में कितना लोग आया, 2003 दिसंबर का पहले उनका एप्लीकेशन है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का, उन सबको पुराना पेंशन दे दो। उसमें भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कम से कम 5-6 हजार एम्प्लॉय को पुराना पेंशन दे। अभी हम लोग फाइट कर रहा उसी देशीय मीटिंग का, और रेड्डी को कहा 11 तारीख उसी मीटिंग में एजेंडा है 20/5/2003 में 7,300 वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने रिलीज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया। उसके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2008 तक उसको लेके गया। तो 2008 तक कितना भी कर्मचारी आया, उन सबको पुराना पेंशन लेना है। सरकार अग्री नहीं किया, लेकिन अलग अलग कोर्ट में हम लोग का फेवर में जजमेंट आ रहा है। इवन ए वैकेंसी रिलीजिंग लेटर, वैकेंसी सैंक्शन लेटर, इफ इट इज प्रायर टू 22/12/2003, उस वैकेंसी का अनुसार कितना कर्मचारी नौकरी में आया, दे ऑल शुड कम अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो हम लोग का डिमांड है। अभी पे कमीशन का साथ हम लोग गया, हमने वो ओल्ड पेंशन के बारे में हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी में भी इश्यूज था, रेड्डी भी था, उस कमेटी का मेंबर है हम दोनों एआईडीएफ की तरफ से। अभी ओल्ड पेंशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, रिटायर्ड वाला का पेंशन बदल करने का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, हम कैसे हमारा मेमोरेंडम में इंक्लूड करेगा, कुछ ओपिनियन आया। लेकिन लोग ने यही आर्ग्यू किया एआईडीएफ की तरफ से, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बहुत इश्यूज नहीं है, उसका मतलब क्या हम पे कमीशन का सामने हमारा डिमांड नहीं रखेंगे?
अकॉर्डिंग टू स्टेट में सुप्रीम कोर्ट जज, उनका सामने हमारा धर्म क्या है, हमारा ऊपर क्या इनजस्टिस हुआ, वो हम फेस नहीं करेंगे, लिखेंगे। हम लोग लिख दिया, प्रेजेंटेशन का समय भी ऑब्जेक्शन किया, नहीं ओल्ड पेंशन और पुराना पेंशन का इश्यू हमारा टर्म्स में नहीं है, आप बात नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग बोला नथिंग डूइंग मैडम, यू हैव टू लिसन, आप सुप्रीम कोर्ट का जज है, आपका सामने कोई केस आया, यू हैव टू लिसन। कोई मर्डर भी आया तो आपको सुनना पड़ेगा ना, हम क्यों मर्डर किया, उसका भी अधिकार है बोलने का, इस कारण के लिए मर्डर किया, आपको सुनना पड़ेगा। आप जज है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट को नहीं सुनेगा, लेकिन एक जज को सुनना पड़ेगा। राठी बेटी को सुना, हम लोग ने बोला एमपीएस में यूपीएस में क्या क्या गड़बड़ है, ये बोला आप रिकमेंड करो, तो बोला हम रिकमेंड करेंगे तो सरकार मानेगा, बोला मानेगा नहीं मानेगा वो हम लोग देखेंगे, बट आप तो कंसिडर करो। तो हम लोग इफेक्टिवली प्लेस किया। तो कल कोई सरकार बदल होगा, ऐसा नहीं है 100 साल एक ही सरकार रहेगा। अभी तो लेसन सारा है ना, बंगाल में क्या तो पॉलिटिकल चेंज नहीं हुआ, केरला में चेंज नहीं हुआ, तमिलनाडु में कभी सोचा एक सिनेमा एक्टर 2 महीने का अंदर चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा सरकार में कोई बदल होगा, हम फाइट नहीं करेंगे उनसे। उनका पॉलिसी गलत है करके जनता आपको लेके आया, उनका पॉलिसी है नया पेंशन, उसको खत्म करो, फाइट नहीं करेगा। कारपोरेशन विड्रॉ करो, वो सरकार कारपोरेशन किया इसलिए आनंद के कर्मचारी उनको वोट नहीं डाला, आपको वोट डाला, आप आया, उसको बदल करो, उतने का अधिकार तो रहेगा। सो देयरफॉर कॉमरेड्स, ये सब विषय है, ऐसा नहीं है ये कि हमने ब्लाइंडली बोला आप सरकार में जाओ, सरकार में जाएगा तो ये सब सुविधा है। 2 सवाल है, ईशापुर में भी पूछा, दर्दन में भी ये सवाल आया, हम लोग का प्रमोशन क्या हो, तो कंपनी का अलग सैंक्शन है, हमारा सैंक्शन अलग है, हमारा प्रमोशन क्या हो, इसमें तो आश्वासन है ना, योर कैरियर प्रोमोशन इज प्रोटेक्टेड। कैरियर प्रोमोशन का मतलब प्रमोशन, ईगो का ऑर्डर में भी है, योर कैरियर प्रोमोशन इज प्रोटेक्टेड। हमारा कैरियर प्रोमोशन कैसे होता है, हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ में, कंपनी का सैंक्शन स्ट्रेंथ का हमको क्या लेना देना, वो कंपनी में जाएगा उन्हीं के लिए है, हम कंपनी में थोड़ी जाएगा। I am remaining in government and my promotion is based on my sanction strength। वो आपने कोर्ट में आश्वासन दिया, आपका ऑर्डर में भी है, तो फिर सरकार मना करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो भी चिंता करने का विषय नहीं। तो हम ट्रांसफर कैसे जाएगा, हम उसी कंपनी में डीम्ड डेपुटेशन में रहेगा करके बोला, तो हम कैसे जाएगा, कुछ लोग का दिमाग में है, आपको डीम्ड डेपुटेशन में है ना उधर, देखो इसलिए आपने बोला ये तो डॉक्यूमेंट लेना भविष्य में, दिस इज ए गोल्डन डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये सभी यूनियन इसका प्रिंटआउट निकाल के उनका फाइल में रखना है। क्यों, हम बता रहे, हम लोग अलग अलग विषय में कोर्ट में रखना, एक विषय था, हम डीम्ड डेपुटेशन में है, कानून क्या बोलता है, इफ समबडी इज ऑन डीम्ड डेपुटेशन, हमारा लीन बोलता है उसको, लीन, दैट विल बी इन माय पेरेंट डिपार्टमेंट। उसका मतलब क्या है, पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारा रिलेशनशिप है, हम टेम्पररी आपका साथ काम कर रहा है, हमको इच्छा नहीं, हम वापस हमारा परमानेंट एम्प्लॉय के पास जा सकता है, नहीं तो सरकार बोलता है नहीं हम इसको वापस ले सकता, उसी को लीन बोलता है। हमने कोर्ट में आर्ग्यू किया, वो लीन हमारे लिए किधर है, डेपुटेशन में कोई भी जाएगा उसको लीन है उनका पेरेंट डिपार्टमेंट में, हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया हमने, भाई पेरेंट डिपार्टमेंट का शॉर्ट एंड फैक्ट्री को उसको आपने समाप्त कर दिया, तो वेयर इज माय लीन, हम कैसे वापस जाएगा सरकार में, उसी में भी सरकार फंस गया। उन्होंने राइटिंग में इस डॉक्यूमेंट में दिया, एआईडीएफ गलत बोल रहा है, हमको वही चाहिए, उनका स्टेटमेंट हमको वही चाहिए, एआईडीएफ गलत बोल रहा है, उनका केवल ऑर्डन फैक्ट्री बोर्ड बंद हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी भी है, 50 साल रहेगा, उनका लीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास रहेगा, खत्म, प्रोटेक्शन हो गया नहीं हो गया।
कल कोई गड़बड़ करेगा तो हम इस पैराग्राफ को उठा के नहीं बोलेंगे, देखो बाबा तुमने खुद बोला माय लीव विल बी देयर, आई एम ओनली टेम्पररी वर्किंग हियर। हमको किधर भी ट्रांसफर में जाना है, हम एप्लीकेशन देगा, आप हमको ट्रांसफर करना। दूसरा क्या लिख रहा है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ट्रांसफर भी एक रेगुलेशन है ना। डीओकेटी का ऑर्डर देखो, कंपैशनेट ट्रांसफर कैसे करना नियम है, म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे करना नियम है, फिजिकली चैलेंज को कैसे ट्रांसफर करना नियम है, हस्बैंड एंड वाइफ सेम स्टेशन में काम करना, इसको ट्रांसफर में आना नियम है। तो आप सभी नियम हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या? ट्रांसफर का नियम एप्लीकेबल नहीं करके गिरफ्तारी मिलता है इसमें। You are protected 100% coverage. You should be grateful to All India Defence Employees Federation. उसका वजह से आपका पूरा प्रोटेक्टेड है, nobody can touch you. इसके एडीएफ पैराग्राफ में है हमारा आरोपण का, एडीएफ का आरोपण का, सरकार इसको प्राइवेटाइज करने के लिए कॉर्पोरेटाइज कर रहा है। उसको क्या जवाब दिया सरकार? एडीएफ गलत बोल रहा, हमको वही चाहिए था। एडीएफ गलत बोल रहा है, ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, इसको प्राइवेटाइज करने का सरकार का पास कोई उद्देश्य नहीं। तो कल ऐसा कोई परिस्थिति आएगा, हम इसको प्राइवेटाइज करेगा, हम फाइट नहीं करेगा तो हम रेट्स। तो इस कोर्ट के से ना एडीएफ का बहुत लोग आजाद प्रचार कर सकता, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ एडीएफ। 62 तो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन हिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया गया अपना प्रसार भारती का बाद ऐसा एक डॉक्यूमेंट है, वो डिफेंस सिविलियन कर्मचारी का एडीएफ का टोटल अचीवमेंट है कांग्रेस। तो therefore we should be very careful, we should be very vigilant. हम ये सब का पीछे, लालच का पीछे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, नो, इट इज ऑलवेज रिस्की। आपका हेड का ऊपर नाइफ हैंड हो जाएगा, बट हियर एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड। अभी लेटेस्ट अभी एक कानून आ गया, अब ये संदर्भ का कर्मचारी का ही केस में आ गया, इधर पेंशन ले लिया, उधर चले गया, उधर कोई गलती हो गया, उसको डिसमिस कर दिया, इधर का पेंशन भी बंद। तो उन्होंने फाइट किया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उन्होंने बोला उधर हमारा सर्विस बहुत बढ़िया था, इसलिए सरकार हमको पेंशन दिया। आप एक तरफ बोल रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपसे कम बंद हो गया, हम उधर जाके काम किया, कोई गलती हो गया, हमको टर्मिनेट किया, उधर का पेंशन आप कैसे बंद करेगा? सरकार ने बोला पेंशन आल्सो यू विल गेट पेंशन ओनली डिपेंडिंग अपॉन यूर कॉन्ट्रैक्ट। सो उधर आके तुमको डिसमिस किया तो इधर का पेंशन भी आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज भी बोल सकता ठीक है बाबा, किसको कंपनी में जाना जाओ, किसको सरकार में रहना जाओ, हम कोर्ट में जाने का भी क्या जरूरत था? इतना 15 लाख रुपया खर्चा किया था हमने, 1.5 रुपया 2 रुपया नहीं है। आजकल लीगल बैटल फाइट करने के लिए लाखों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। हम किसी से कलेक्ट नहीं किया, लीगल फंड कलेक्ट नहीं किया कोई एम्प्लॉय से, फेडरेशन का रिजर्व फंड से लेके वकील को पेमेंट क्यों किया? 48 आवर्स कर दिया। अभी पब्लिक सेक्टर में आप ऑप्शन जाएगा, आपका वर्किंग आवर 44 नहीं रहेगा। पब्लिक सेक्टर का वर्किंग आवर है 48 आवर्स, शनिवार का दिन बिना ओवर टाइम 8 घंटा आपका नॉर्मल वर्किंग आवर्स। हमारा ऊपर भी कोशिश किया, YAL और TCI इन दोनों CMD ने ऑर्डर इश्यू किया, अभी हम कंपनी हो गया 48 आवर्स आपको काम करना। कौन चैलेंज किया? एनीबडी, एनी फेडरेशन हैज चैलेंज? इट इज ओनली ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन इसी केस का मुताबिक चैलेंज किया। जज ने वही सवाल पूछा वकील को, सॉलिसिटर जनरल को, बाबा एडीएफ का मेन पिटीशन में आपने राइटिंग में दिया जब तक इन लोगों सरकार कर्मचारी रहेगा इनका सर्विस कंडीशन पूरा प्रोटेक्टेड है। आईटी एक्ट के शेड्यूल में वर्किंग आवर इज द फर्स्ट वर्किंग कंडीशन, आप कैसे बदल कर सकता? हम इसको डिसमिस करेगा, आपका ऑर्डर को क्वैश करेगा, नहीं तो आप विड्रॉ करेगा। सब एक ही आर्ग्यूमेंट में, एक ही जेडी में पूछा। सॉलिसिटर जनरल बोला ये सर ये गलत है, हम लोग से कंसल्ट नहीं किया,
वो बोला 15 दिन का अंदर इस ऑर्डर को विड्रॉ करो, नहीं तो हम एक्शन लेगा आपका ऊपर। हमारा वकील बोला साहब इनका ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करो, कंटेम्प्ट करके साथ सुओ मोटो फाइल करो। आपका ही कोर्ट ने आश्वासन दिया पूरा सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड है, फिर 48 आवर्स तक कैसे ऑर्डर पब्लिश किया? 2 दिन का अंदर VIL और TCL वो दोनों ऑर्डर विड्रॉ कर दिया। वो भी आपका अचीवमेंट है, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। Nobody knows. So therefore कंपनी में जाना किसी के लिए अच्छा नहीं है। ऑफिसर को खुद ऑप्शन दे रहा है ना कंपनी में सरकार में रहने का, क्यों दे रहा है? तो उनको भी मालूम है इधर हमारा भविष्य प्रोटेक्टेड नहीं है कंपनी में। सो देयरफॉर अभी टाइम है, आप लोग धीरे धीरे ऑप्शन दे दीजिए। लेकिन कितना देर, हमको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी सब ठीक कर दिया, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, अभी बहुत सिंपल है। आपको पूछेगा क्या कंपनी में आप अब्सॉर्ब करेगा, आप नो क्लिक करो, फिर तो वो आपको पूछेगा आपने नो ठीक तरीके से क्लिक किया, आप सबमिट करो, सीधा गवर्नमेंट का ऑप्शन में जाएगा। आप ऑप्शन दे दो, प्रिंट आउट निकालो, दस्तखत करो, 3 कॉपी ब्लू इंक में साइन करो, एक आप रखो, आपका वो ऑफिसर नोडल ऑफिसर दस्तखत करके देगा अकाउंट, आप एक आपका पर्सनल फाइल में रखो, एक आपका सर्विस रिकॉर्ड में जाएगा, एक जाएगा सरकार का पास, फिर नोटिफाई करेगा। इतना कर्मचारी रिटायरमेंट तक इस कंपनी में ड्यूटी डेपुटेशन में रहेगा, इतना कर्मचारी अब्सॉर्प्शन में चलेगा। सो देयरफॉर ज्यादा डिस्कस करने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ आएगा, हम यह नहीं बोल सकता कल मोदी गवर्नमेंट या दूसरा गवर्नमेंट में तो फिर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होगा। हम रहेगा नहीं रहेगा, रेडी रहेगा नहीं रहेगा, 10 साल का बाद 15 साल का बाद फेडरेशन तो रहेगा, फैक्ट्री तो रहेगा, कर्मचारी तो रहेगा। किसी ने कोई गड़बड़ किया, इसको पकड़ के सीधा कोर्ट में कंटेम्प्ट कर। So therefore nothing to worry comrades, you be all relaxed and सब सरकार में रहने का ऑप्शन दीजिए। कुछ आए तक तो हम लोग देखेंगे, वजह में वरी होता है। अंधी में comrades पे कमीशन का ज्यादा बोलने का कुछ नहीं, मेमोरेंडम में क्या है वो सब आपका सामने है। हम लोग साइंटिफिकली ऐसा नहीं है 18,000 को 69,000 डिमांड किया, वो सब हम लोग का ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत डिस्कशन हुआ। 5 यूनिट हम लोग रखा फैमिली के लिए, तो रखना ही पड़ेगा ना, हस्बैंड वाइफ और 2 चिल्ड्रन। पुराना फार्मूला में 14 उम्र का नीचे, 14 उम्र के बाद वो चाइल्ड लेबर नहीं है, कोई भी दुकान में जाके काम कर सकता है, यही 1957 का फार्मूला। लेकिन बाद में सरकार को डाउनलोड किया ना, 25 उम्र तक बच्चा हमारा डिपेंडेंट है, मेडिकल के लिए, टीसी के लिए, इवन मर गया तो भी फैमिली पेंशन के लिए 25 उम्र तक तो है, फिर तो वो फुल अडल्ट हो गया ना, उसको आधा यूनिट कैसे ट्रीट करेगा? पेरेंट्स को कौन देखेगा? अभी तो पार्लियामेंट का कानून है 2007 से, वो तो आएंगे, शुरू में बहुत आना तो कंट्रोल करने तो इसलिए क्या बोला आपने आगे डिस्कस कर दिया, तो क्या सब्जेक्ट बोल रहा था? 5 यूनिट्स हाँ 5 यूनिट्स हम लोग ने डिमांड किया। उसका अलावा अभी सबका हाथ में तो मोबाइल है, साधारण मोबाइल नहीं है, कन्वेंशनल मोबाइल नहीं है, सब एंड्रॉइड है। लैपटॉप का जरूरत है, पीसी का जरूरत है, वाईफाई कनेक्शन का जरूरत है। दैट इज नॉट लग्जरी, इट हैज बिकम एसेंशियल। प्री केजी से ये सब स्टार्ट होता है। सरकार खुद बोल रहा ऑनलाइन में फिलअप करो, ऑनलाइन में एप्लीकेशन दे दो, कैश ट्रांजैक्शन मत करो, जीपे करो, पीपे करो, ये सब के लिए कनेक्शन किधर से है? तो टेक्निकल एक्सपेंस भी आपको देना पड़ेगा मिनिमम वेज में, इसलिए साइंटिफिकली 69,000 रखा है। 3% इंक्रीमेंट के जगह में 6% रखा है। प्रमोशन का समय 2 इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, फिक्सेशन बेनिफिट। अवसर डेवलपमेंट ऐसा एक का सिटी में 40% देना है, वो सब डिमांड पे कमीशन का सामने है। 5 प्रमोशन को गारंटी करो 30 साल का अंदर, वो भी टाइम स्केल, पोस्ट नहीं है, हम 5 साल 6 साल कंप्लीट किया, हमको तुरंत प्रमोशन नेक्स्ट पोस्ट में देना, एमएससीपी नहीं, एसीपी। 5 प्रमोशन एंड एसीपी, एमएससीपी नहीं है, एसीपी होना है, वो सब लिखा है।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम लोग ने डिमांड किया। अभी कंपनी में जा रहा है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं है, वो सबको बोलता है कैफेटेरिया अलाउंस, कैफेटेरिया अलाउंस 26%, उसमें सब इंक्लूडेड है, लेकिन अभी 26% है। कल कंपनी में लॉस हो गया, वो 10% भी आ सकता, 5% भी आ सकता, लेकिन इधर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गारंटी हमने अभी 3 टाइम्स डिमांड किया, अब पोस्ट ग्रेजुएशन तक डिमांड किया, शायद ग्रेजुएशन तक वो सिफारिश करेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहा है। ये सब सुविधा कंपनी में किधर मिलेगा? हमने बोला हमारा सर्विस में इंडेफिनिटली एक्यूमुलेट करेंगे, 600 दिन तक रिटायरमेंट का समय एनकैशमेंट दे दो, ये सब सुविधा आपको किधर से मिलेगा? पैटर्निटी लीव हमने डिमांड किया 15 दिन का जगह में 45 दिन दे दो। वुमेन एम्प्लॉइज को चाइल्ड केयर लीव अभी 80% देना है सेकेंड स्पेल में, मैं बोला उसको 100% देना है। तो ऐसा हजार डिमांड पे कमीशन का सामने रखा, तो ये सब सरकार में रहेगा तो भी कुछ तो मिलेगा, कंपनी में जाने में कैसे मिलेगा? तो पे कमीशन के लिए लड़ाई तो चल रहा है, हम लोग मैक्सिमम फाइट करेंगे। हम लोग ने क्या मेमोरेंडम दिया, उसको अभी भी एक मीटिंग होने वाला है पे कमीशन का साथ, अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुआ, हम लोग का 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है और एक मीटिंग के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और फिर उनका सामने आर्गुमेंट सब रखेंगे। और एक इशू है एमसीएम जो 4 वो बोल के समाप्त करें। परसों के सारा अभियान वो मिला, हम रेड्डी सिन्हा जी सब लोग अभी डीजी को मिला, डीजी से इसके बारे में बात की, ठीक है। उन लोग भी कोशिश कर रहा है कैसे भी इसको स्टे वैकेट करने का, स्टे वैकेट नहीं करेगा तो भी विद द कंडीशन सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस कैट केस प्रमोशन देने, तो कोशिश कर रहा है। अब 24 देखेंगे, अल्टीमेटली कोर्ट का मैटर है, डीजी भी कुछ नहीं कर सकता, सेक्रेटरी भी कुछ नहीं कर सकता, किसी ने कोर्ट में गया तो कोर्ट में ही हम लोग का आर्ग्यूमेंट रखना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। हाँ, कुछ कॉमरेड्स का ईशापुर में भी पूछा, हम लोग का एनडीसी बंद हो गया, तो बंद डीओपीएनडी ने किया, हम लोग का रिकमेंडेशन में वो नहीं था। हम लोग का रिकमेंडेशन है अभी कंपनी में सरकार का कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इसलिए 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट खत्म करो, 75% प्रमोशन रखो, 25% क्वालिफाइड लेक्चरर्स के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल रखो। लेकिन डीओपीएनडी ने बोला हम नहीं रखेंगे, 100% प्रमोशन ही रखेंगे आगे। लेकिन अभी पे कमीशन का साथ हम लोग डिमांड रखा, कोई भी हायर पोस्ट में इवन एन एमटीएस एक लेबर उनका पास उस हायर पोस्ट का क्वालिफिकेशन है तो उनको लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में उस पोस्ट में जाने का मौका मिलना चाहिए। इफेक्टिवली आर्ग्यू किया पे कमीशन के सामने, इवन 6th पे कमीशन उसको रेकमेंड किया, लेकिन सरकार ने एग्री नहीं किया, वो भी पे कमीशन के सामने हम लोग रखा है। आपका पहले भी एक पे कमीशन रेकमेंड किया, लेकिन सरकार ने माना नहीं, आप दोबारा रेकमेंड करो। तो ये सब विषय हम लोग फाइट कर रहा है कॉमरेड्स। अभी 2 विषय बोल के समाप्त करेंगे 2 मिनट में। एक तो लेबर कोड, अभी आपका ही फैक्ट्री में सब एयर ने बोला वेरिफिकेशन करो, फिर बोला बस कमेटी नहीं करेगा, अभी अल्टीमेटली रीजनल लेबर कमिश्नर ने बोला बस कमेटी करो। हम लोग भी कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया, लेकिन अल्टीमेटली लेबर कोड में केवल वर्क्स कमेटी नहीं है, ट्रेड यूनियन का रिकग्निशन का भी प्रोविजन है। अभी तक 15% में रिकग्निशन, रेलवे में 35% में रिकग्निशन, लेकिन अभी सब जगह में 51% कर दिया। 51% किसी को भी नहीं है, नो यूनियन विल बी रिकग्नाइज्ड। तो आज हम लोग डीजी से ये बात कर रहा था, डीजी ने खुद बोला सरकार का उद्देश्य क्या है, कोई भी यूनियन को रिकग्नाइज नहीं करना, इसीलिए 51% करना। कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत खुश है, कोई यूनियन से डील करने का जरूरत नहीं। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज बिफोर अस। अब मैनेजमेंट से नेगोशिएट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग यूनियन नहीं है, रिकग्नाइज्ड यूनियन नहीं है। वो बोल रहा है कि इसको 20% मिलेगा, अब एक नेगोशिएटिंग काउंसिल रखेगा। नेगोशिएटिंग काउंसिल का क्या पावर है, उसमें क्या मतलब है?
ट्रेड यूनियन का पावर कोई नेगोशिएटिंग काउंसिल को है, ट्रेड यूनियन का पावर जेसीएम को है, ट्रेड यूनियन का पावर वर्क्स कमेटी को है? नहीं है। ट्रेड यूनियन तो ट्रेड यूनियन, उसका अधिकार अलग, उसका फाइट करने का तरीका अलग, लेकिन उसको सब बंद करने के लिए ये आ गया। लेकिन आने के बाद जब तक वो वापस नहीं करेगा तब तक तो वही रहेगा ना। सो देयरफॉर आवर कॉमरेड्स, आवर यूनियन लीडर्स अलग अलग सेक्शन में आप लोग काम कर रहा है, ये दिमाग में रखना। Whenever membership verification come, we should be prepared to achieve more than 51%. That task we have to keep in mind. उसको अभी से इस वर्ष कमेटी में तैयार करें। वर्ष कमेटी चुनाव में आपको 50% का 51% का वोट मिल गया, 10 का 10 तो आपका ही आएगा ना। अरे पिछले 2 साल ये लोग क्या किया वर्ष कमेटी में, वो सब अनुभव है, वो हम बोलने का जरूरत नहीं। आप एक एक वर्कर को मिलकर बोलना पड़ेगा सिटी वर्ष कमेटी में वर्कर को क्या फायदा मिला, कितना नुकसान। सो देयरफॉर ये दोनों चीज आप मन में रखिए। एक कभी भी मेंबरशिप वेरिफिकेशन आएगा, all our comrades should stand united and then all of us should ensure that we get more than 51%। उसका पहले आने वाला वर्ष कमेटी चुनाव में अपना तो 10 कॉमरेड्स है, ये 10 कॉमरेड्स बढ़िया कॉमरेड्स है, बढ़िया सोशल वर्कर, सब डिवोटेड कॉमरेड्स है। इस 10 कॉमरेड्स को पूरा का पूरा जीत के आना चाहिए। उसके लिए आप काम करिए, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग 10 का 10 जीत के आएगा करके। हम मंडी में एडीएफ की तरफ से आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ। नथिंग टू वरी अबाउट ऑल दिस फाल्स प्रोपेगेंडा, इधर उधर इस कोने में उस कोने में टॉयलेट में कुछ प्रचार करता लोग है ना, उनको पूरा इग्नोर करके हम सभी कर्मचारी को मोबिलाइज करना है। आप रिटायरमेंट तक सरकार में रहने का ऑप्शन दे दो, इतना ही हमारा अपील है कॉमरेड। आप सबको लाभ समझ दें।